Children, we are doing circular motion, and now the very interesting topic of circular motion is role of friction over a turn. When vehicle turns on the road, what challenges vehicle has to face, and what are the quantities which come into the picture so that vehicle can turn safely over a turn. So the first thing is the important role of friction. Let's take this car which is moving on the straight road and then a turn comes in its way, right? अब देखो, जैसे ही कार टर्न पर मुड़ना चाहेगी, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस होगा which is away from the center of the curve which may lie somewhere at this point. अब जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करेगी कार, तो ये इस फोर्स की वजह से स्किड करना चाहेगी अवे फ्रॉम द सेंटर, और जब ये स्किड करना चाहेगी अवे फ्रॉम द सेंटर, तो पिक्चर में आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर एंड द रोड. नाउ इफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज सफिशिएंट एनफ दैट इट कैन बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये कार सेफली टर्न पर घूम जाएगी. ठीक है. अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इसकी वैल्यू हमको पता है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो फिक्स है. इसकी मैक्सिमम वैल्यू म्यू टाइम्स एन है, और अगर लेवल्ड रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड, तो एन एम जी के बराबर होता है. ठीक, तो ये तो फिक्स है. लेकिन जो व्हीकल है वो डिफरेंट वेलोसिटी से इस टर्न पर चल सकता है. इसका मतलब mv² अपॉन आर फिक्स नहीं है. जो मास ऑफ द व्हीकल है वो भी ज़्यादा या कम हो सकता है. जो वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल है वो भी ज़्यादा या कम हो सकती है, और रेडियस ऑफ द व्हीकल भी ज़्यादा या कम हो सकता है. और इन तीनों पर डिपेंड करेगा कि कितना स्किडिंग फोर्स उसको बाहर की ओर एक्सपीरियंस हो रहा है. पर फ्रिक्शन कांस्टेंट है, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है. अगर ये फोर्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से कम है, तो व्हीकल सेफली टर्न कर जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है. जितना रिक्वायर्ड हुआ उतना फ्रिक्शन अपीयर हुआ और कार को बैलेंस कर गया. लेकिन अगर ये फोर्स म्यू इंटू एन से ज़्यादा हो गया, तो फिर ये फ्रिक्शन इस फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा, और उस हालत में ये स्किड कर जाएगा बाहर की ओर. यानी ये जो वेलोसिटी है, ये जो हैवी व्हीकल है, और ये जो टर्न का रेडियस है, ये मिलकर तय करेंगे कि व्हीकल सेफली टर्न हो सकता है या नहीं. इसके अलावा और क्या मिलकर तय करेगा कि व्हीकल सेफली टर्न हो सकता है या नहीं? फ्रिक्शन में म्यू जो आता है वो इस पर डिपेंड करता है कि रोड कितनी रफ है. रोड और टायर के बीच रफनेस का क्या रिलेशन है. अब अगर यही रोड वेट हो तो म्यू कम हो जाएगा, क्योंकि रफनेस कम हो जाएगी. ड्राई मौसम में ये म्यू बढ़ जाएगा. तो ये सारी बातें, सारे फैक्टर्स ध्यान करते हुए हमने एक कंडीशन तो तय कर ली कि अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है या बराबर है, तो ये व्हीकल इस टर्न पर सेफली मुड़ जाएगा. तो हमने कंडीशन लिख दी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी. v² की वैल्यू यहाँ से निकाली म्यू आर जी. तो हमको वो वेलोसिटी मिल गई जिससे ये व्हीकल इस टर्न पर सेफली घूम सकता है. यानी अगर इस व्हीकल की वेलोसिटी ये है तो सेफली टर्न कर जाएगा, लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी इस व्हीकल की वेलोसिटी इससे कम या ज़्यादा है
तो ये सेफली टर्न नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि वेलोसिटी विद विच व्हीकल कैन टर्न ओवर द टर्न ऑफ रेडियस r is given by this value। क्लियर? अब इस पर न्यूमेरिकल आता है। ये लेवल्ड रोड है, ठीक है, इसमें केवल फ्रिक्शन है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर सकता है। तो इस तरह के सवालों में हम सीधे इस वेलोसिटी की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ये कंडीशन भी हमको ध्यान रहनी है कि अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट ना हो, जो कि कब कब हो सकता है, व्हीकल बहुत हैवी हो, तुमको ये नॉर्मल एक्सपीरियंस भी होगा कि जो हैवी व्हीकल्स हैं मोड़ पर उनका घूमना मुश्किल होता है। दूसरा, वो बहुत धीमे मुड़ते हैं मोड़ पर। दूसरा, अगर आप इवन बाइक लेकर जा रहे हो तो आपको मोड़ पे गाड़ी धीमी करनी पड़ती है। योर एक्सपीरियंस, योर माइंड ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्ट्स यू ड्यूरिंग द जर्नी कि मोड़ आया तो आप अपनी गाड़ी धीमी कर लेते हो। आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कहीं सबकॉन्शियस माइंड में कि तेज रफ्तार से मैं गिर जाऊंगा, तो स्पीड इज़ हाई तो आप बाहर स्किड कर जाते हो। खासकर बारिश में जब फ्रिक्शन कम हो तब तो ये बहुत आम एक्सपीरियंस है। और अगर बारिश में जबकि फ्रिक्शन इनसफिशिएंट हो गया क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम हो गया, तो फ्रिक्शन इतना है ही नहीं कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर सके, तब भी गाड़ी स्किड कर जाती है। तो देखो कितनी सारे फैक्टर्स हैं जो गाड़ी के किसी टर्न पर सेफली टर्न करने को अफेक्ट कर रहे हैं। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमने क्या कहा कि इफ फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट और एज इन रेनी सीजन और द व्हीकल इज वेरी हैवी और स्पीड इज वेरी हाई, तो क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो क्या होगा कि फॉर हैवी व्हीकल, फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल, फॉर रेनी सीजन the skidding tendency of the vehicle will dominate and this can cause accident। तो हम फ्रिक्शन पर अकेले ये जिम्मेदारी सौंप सकते हैं क्या कि वो व्हीकल को टर्न पर सेफली घुमाने के लिए अकेला रिस्पॉन्सिबल हो? ऑब्वियसली हम किसी और इंतज़ाम, किसी और सहारे की तलाश करेंगे और वो सहारा मिलता है बैंकिंग ऑफ रोड्स में। क्या है बैंकिंग ऑफ रोड्स? चलो देखते हैं। अब ये हम इंसानों की सॉल्यूशन खोजने की काबिलियत को दिखाता है। हमने कहा कि अगर हम रोड को मोड़ पर इस तरीके से स्लोपी बना दें, ये जो स्लोप है ये टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल हो, जो कर्व है उस कर्व के सेंटर की ओर ये स्लोप हो, तो हमको फ्रिक्शन की बजाय नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट मिल सकता है जो इस mv²/r को बैलेंस कर सकता है। तो चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले हम इसको समझेंगे और उसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड का अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैंकिंग ऑफ रोड और व्हाई बैंकिंग ऑफ रोड इज बीइंग डन, तो हम उसका आंसर कैसे लिखेंगे अपने एग्जाम में, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझने के साथ। तो ये रहा हमारा रोड और ये टर्न है इस तरीके से, इसका सेंटर यहाँ कहीं है, ठीक है। अब पहले ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है, तो सबसे पहले हम इसको एक छोटे से वर्किंग मॉडल के साथ समझते हैं, तो हमको कुछ कुछ ये 3 डायमेंशनल सिचुएशन समझ आ जाएगी। तो जब हम यहाँ फोर्सेस लगाएंगे तो हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट करेगा कि ये फोर्स क्यों
mv² अपॉन आर को बैलेंस कर रहा है और qmv² अपॉन आर हमने हॉरिजॉन्टल लिया है। तो चलो अपना कैमरा स्विच करते हैं और मॉडल पर फोकस करते हैं। तो ये रहा हमारा एक मॉडल जिससे हम बैंकिंग ऑफ रोड को समझेंगे। चिल्ड्रन, कैन यू ऑब्जर्व द रोड which is slopy, and this road which is slopy towards the center of the turn. This white circle or this white semicircle part of the circle is representing that turn over which this symbolic vehicle is turning, right? And this is somewhere the center of the circle. This is somewhere center of the circle, right? अब ये vehicle इस टर्न पर घूमना चाह रहा है और इसको फ्रिक्शन का कोई सहारा नहीं है। हमने कंडीशन क्या ली कि फ्रिक्शन को हमें अप्रोच ही नहीं करना है कि भाई हमें मदद कर दो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बचाने में, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? हमने कहा कि हम इस रोड को अगर थोड़ा सा स्लोपी बना दें और इसका जो स्लोप है वो सेंटर ऑफ टर्न की ओर हो, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इस प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये दो पार्ट्स में रिजॉल्व करके देखो तो इसका एक कंपोनेंट सेंटर की ओर है और जो टर्न है, जो सर्कुलर टर्न है, जो व्हीकल है, वो चाहे रोड पर इस एंड पर हो, यहाँ बीच में हो या इस एंड पर हो, ये जिस टर्न पर घूमेगी, पहले ये विजुलाइज करो कि वो टर्न तो हॉरिजॉन्टल होगा ना। अगर ये व्हीकल बिल्कुल पास में यहाँ पर होता नीचे की ओर, तो भी ये सर्कुलर टर्न जिस पर ये घूमने जा रही है वो हॉरिजॉन्टल होता। अगर ये व्हीकल यहाँ ना होकर इस एंड पर रोड के इस एंड पर होता, तो भी ये सर्कुलर टर्न यहाँ पर बना होता, लेकिन उसकी सरफेस तो बेटा हॉरिजॉन्टल ही होती। तो जो इस व्हीकल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस होता वो अवे फ्रॉम द सेंटर होता। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको कैसे एक्सपीरियंस होता, किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होता, उसको भी चलो इसी मॉडल में समझ लेते हैं। ये जो पिंक एरो है ना, सेंटर से, ये जो पिंक एरो है सेंटर से अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टर्न, ये पिंक एरो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो ये कार एक्सपीरियंस कर रही है। और इस कार को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन में स्किड करने से बचाने के लिए हमने फ्रिक्शन को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया। ऑल्दो फ्रिक्शन इज़ देयर, पर हमने उसको कंसीडर नहीं किया। हमने किस चीज़ को कंसीडर किया? हमने कहा कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट जो कि सेंटर की ओर होगा, सेंटर ऑफ द टर्न की ओर होगा और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ऑपोजिट होगा। ये कंपोनेंट हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के स्किडिंग इफेक्ट से बचा सकता है। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट इस टर्न को बैंक करने का, इंक्लाइंड करने का। और बस हमको क्या समझना है कि इंक्लिनेशन ऑफ द रोड is not going to affect this fact that the turn which is for the vehicle जिस सर्किल के पार्ट पर घूमेगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। आप इसको ढंग से देखो, ये सर्किल का प्लेन हॉरिजॉन्टल होगा, स्लोप रोड की इस सर्किल के प्लेन को हॉरिजॉन्टल न रहे ऐसा नहीं करने वाली है। ये रोड की बैंकिंग इस सर्किल के प्लेन को हॉरिजॉन्टल इसके हॉरिजॉन्टल होने को अफेक्ट नहीं करेगी। इस चीज़ को 3D में समझने के लिए मैंने ये मॉडल बनाया है कि ये जो सर्किल है ये हॉरिजॉन्टल होगा,
रोड स्लोपी है तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो वर्टिकल ना होकर स्लोप के परपेंडिकुलर हो गया, उसका एक कंपोनेंट सेंटर की ओर आपको इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बचाने के लिए पिक्चर में आ गया। अब अगर ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से को बैलेंस कर लेता है तो ये कार इस कंपोनेंट के सहारे इस टर्न पर सेफली घूम जाएगी। तो इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लो कि बैंकिंग ऑफ द रोड विल नॉट चेंज दैट सर्कल इज हॉरिजॉन्टल। लेवल्ड रोड पर भी टर्न का जो सर्कल का जो प्लेन था वो हॉरिजॉन्टल था, और अगर रोड लेवल्ड नहीं है, स्लोपी है, तो भी सर्कल का जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो आई होप कि अब ये बात आपको समझ में आ रही है कि क्यों हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हॉरिजॉन्टल लिया है। नॉर्मल कंपोनेंट का जो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो ये कंपोनेंट है ये तो हॉरिजॉन्टल है ही, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्यों हॉरिजॉन्टल लिया है वो भी आपको अब समझ में आ रहा होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी अवे फ्रॉम द circular center of the circle and it will be as the plane of the circle is. It is horizontal. Plane of the circle is horizontal. So centrifugal force is also horizontal. Banking of the road का इस पर असर नहीं पड़ना है. So now observe the situation in 3D and then we move to our discussion mathematically. क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो अब पहले हम लोग सारे फोर्सेस देखेंगे, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो ये कार पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द रोड, ठीक है। इसके अलावा इस पे क्या फोर्स एक्ट कर रहा है? mg वर्टिकली डाउनवर्ड, क्लियर। और इसके अलावा इस पर क्या एक्ट कर रहा है? इस पर एक्ट कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। और क्यों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है? क्योंकि जिस सर्किल पर ये मुड़ेगी उस सर्किल का प्लेन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसकी वैल्यू mv²/r। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसके कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे हमको, और कंपोनेंट्स हमको बताएंगे कि कैसे mv²/r को इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस करेगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल हो गया टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और दूसरा फोर्स हो गया ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो चलो अब हम लोग इसको कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ को डिसाइड करते हैं। और क्या है कंपोनेंट्स की वैल्यूज़? अगर ये एंगल थीटा है, ठीक, तो देखो ये एंगल थीटा है, और हमने कार को इस डॉट से फ्री बॉडी डायग्राम में जैसे बनाते हैं डॉट से रिप्रेजेंट करके सारे फोर्सेस इस डॉट पे लगाए हैं। तो ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। सबको समझ आ रही है ये बात? तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। चलो हमने सारे एंगल्स बना लिए। अब ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा हो गया, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाला, ये क्या हो गया? n cos थीटा, ठीक। तो हमने कंपोनेंट्स रिजॉल्व करके उनकी वैल्यूज सेट कर ली, और अब हम इसकी डायनेमिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो डायनेमिक्स क्या कहती है कि mv²/r को n sin थीटा के बराबर होना चाहिए अगर ये व्हीकल सेफली टर्न होना चाहता है तो।
और जो n cos थीटा है वो किसको बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा। तो ये दोनों बातें हमने यहाँ पर मैथमेटिकली लिख ली। n cos theta is mg and n sin theta is balancing mv square upon r, then this vehicle will safely turn over this turn of radius r। ठीक बात है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमसे दो सवाल पूछे जा सकते हैं। एक कि अगर v वेलोसिटी से कोई व्हीकल रोड पर टर्न करे तो ये बैंकिंग कितनी होनी चाहिए, कितना एंगल स्लोपी होना चाहिए रोड को, यानी tan थीटा पूछा जा सकता है। और ये पूछा जा सकता है कि अगर रोड बैंक्ड है थीटा एंगल पर और जो टर्न है उसकी रेडियस r है, तो किसी व्हीकल को किस वेलोसिटी से इस टर्न पर घूमना चाहिए कि वो सेफली घूम जाए, यानी v पूछा जा सकता है। तो दोनों का सॉल्यूशन यहाँ हमारे पास अवेलेबल है। हमने इस n sin थीटा की इक्वेशन को n cos थीटा की इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। tan theta is equal to v square upon rg will directly give you for velocity v slope of the road, required slope of the road, and v is equal to under root rg tan theta. This will give you velocity which is required for the slope of the road tan theta and radius of the turn r. So this is the discussion of banking of road when we don't go to friction to help us out, right? Just make it clear कि क्वेश्चन में अगर फ्रिक्शन को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं तो ये डायनेमिक्स हमको यूज़ करनी है, और फ्रिक्शन के बिना इन्वॉल्व किए वो वेलोसिटी जिससे व्हीकल टर्न करेगा सेफली वो कितनी आ रही है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व भी हो जाता है तो ये तो बैलेंसिंग सिचुएशन है, ये सिचुएशन अगर डिस्टर्ब होगी तो फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में उसको लगने से रिलेटिव मोशन रोका जा सकता है, क्योंकि यही फ्रिक्शन की टेंडेंसी है। वो नहीं चाहता कि जिन दो सरफेसेस के बीच वो है वो दो सरफेसेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसी भी डायरेक्शन में स्लिप करें, नो मैटर किस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में स्लिप ना करें, ये फ्रिक्शन की टेंडेंसी है। तो चलो पहले हम लोग अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बैंकिंग ऑफ रोड में क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करेंगे तब आपको ये फाइनली फ़ायदेमंद होगा। स्लोपिंग डाउन द रोड इनवर्ड्स एट द टर्न to produce component of normal reaction force towards the center of the turn, which can balance centrifugal force or which can provide required centripetal force is called banking of road. इसको फिर ध्यान से समझो, sloping down the road inwards, और इसको बेहतर टर्म्स में लिखें towards center of the turn। इनवर्ड्स की जगह ये बेटर है, तो स्लोपिंग डाउन द रोड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द टर्न सो दैट component of normal reaction force towards the center can balance centrifugal force। और कैसे इसको कह सकते हैं कि component of normal reaction force can provide required centripetal force, क्योंकि ध्यान करो सेंट्रिपिटल फोर्स नेसेसरी कंडीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट के सर्कल पर चलने के लिए, तो सेंट्रिपिटल फोर्स तो होना ही चाहिए सर्कल पर मूव करने के लिए। तो यहाँ पर वो सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स। तो अगर कोई भी ऑब्जर्वर इस पूरी सिचुएशन को बाहर से देखेगा तो वो कहेगा कि n sin थीटा सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए कार टर्न पर सेफली चल रही है। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जर्वर इस कार पर बैठकर सिचुएशन को देखेगा तो क्या कहेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार को बाहर खींच रहा है, तो उसे बैलेंस करने के लिए सेंटर की तरफ कोई ना कोई कंपोनेंट तो होना ही चाहिए जो इसको बैलेंस कर पाए, और वो कंपोनेंट या फोर्स क्या है, n sin थीटा।
तो अब हम लोग इसको फाइनलाइज करते हैं डेफिनेशन को. The question is being asked in the exams that what do you understand by banking of road or why the roads are banked. तो हम क्या आंसर करेंगे? Sloping down the road towards center of the turn or inwards so that component of normal reaction force towards the center of the road can balance the centrifugal force. ये किसके लिए हो गया? जो ऑब्जर्वर कार के अंदर है, और अगर कोई कार से बाहर है, बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या कहेगा कि स्लोपिंग डाउन द रोड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टर्न सो दैट component of normal reaction force towards the center can provide required centripetal force. This phenomena is called, or this technique is called, banking of road. Then you need to draw this diagram. So pause the video and draw a neat diagram with all the forces, and that is mv square upon r is balanced by n sin theta and mg is balanced by n cos theta. Clear? And then we come to these two formula which we need to remember. Clear? अब हम आते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन पर. प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि रोड्स का कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो होगा, और हम चाहते भी हैं कि रोड के फ्रिक्शन को हम यूज़ करें, और वो n sin थीटा के साथ मिलकर व्हीकल्स को सेफली टर्न करने के लिए एक टेक्निक प्रोवाइड कराए, जिससे हमारे व्हीकल्स एक रेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए रोड को सेफली, टर्न को सेफली कवर कर सके. अभी क्या सिचुएशन है? अभी सिचुएशन ये है कि अगर वेलोसिटी इस वैल्यू से कम हुई या ज़्यादा हुई तो ये व्हीकल नीचे या ऊपर स्किड कर जाएगा. अगर कम हुई तो नीचे स्लिप कर जाएगा, अगर ज़्यादा हुई तो ऊपर बाहर स्किड कर जाएगा. यानी ये बहुत डेलिकेट सिचुएशन है कि जो व्हीकल है उसे इसी रफ्तार से चलना चाहिए टर्न पर, तभी वो बिना इधर उधर हिले परेशान हुए घूम सकता है. लेकिन अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसकी वजह से हमको एक रेंज ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगी जिसमें व्हीकल्स टर्न पर सेफली घूम सकेंगे. तो अब हम लोग स्विच करते हैं फ्रिक्शन की प्रैक्टिकल सिचुएशन पर, जहां n sin थीटा और फ्रिक्शन मिलकर व्हीकल को सेफली टर्न करने में हेल्प करेंगे. तो अभी सिचुएशन क्या है कि रोड के पास रफनेस भी है. कंसीडर कर रहे हैं हम रोड की रफनेस को. तो पहले हम सारे फोर्सेस बना लेते हैं. ये व्हीकल इस टर्न पर पहुंचा, r रेडियस का टर्न है, रोड बैंक्ड है एट एन एंगल थीटा. चलो अब कितने फोर्सेस इस पर एक्ट कर रहे हैं? एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स रोड के प्लेन के परपेंडिकुलर, और तीसरा हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स which is away from the center of the turn. अब ऑब्वियसली n के दो कंपोनेंट्स यहाँ नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अब हमको ये देखना है कि फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, और फ्रिक्शन तो हमेशा रोड के अलोंग, सरफेस के अलोंग लगेगा. फ्रिक्शन इन्वॉल्व है तो अगर ये कार नीचे स्लिप करने की टेंडेंसी रखेगी तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा. अगर किसी वजह से ये कार ऊपर स्लिप करने की टेंडेंसी रखेगी तो ये फ्रिक्शन नीचे की ओर लगेगा. तो अब हमें फोर्सेस रिजॉल्व करने हैं, लेकिन अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो चलो हम लोग सबसे पहले mg को रिजॉल्व करते हैं क्योंकि वो वर्टिकल है. तो अलोंग द प्लेन उसका जो कंपोनेंट होगा वो हम लोग बहुत बार रिजॉल्व कर चुके हैं, होगा mg sin थीटा. ठीक, और जो कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा वो कितना हो जाएगा? mg cos थीटा. ठीक, अब
ये जो mv स्क्वायर अपॉन आर है ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसको भी हम अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन रिजॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसको भी रिजॉल्व करते हैं सबसे पहले अलोंग द प्लेन। तो ये रहा कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अलोंग द प्लेन। और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये रहा। कौन सा कॉस है कौन सा साइन अभी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा है और ये देखो 90 है, तो ये क्या हो जाएगा एंगल 90 माइनस थीटा। अब देखो ये प्लेन के परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। ये फोर्स और ये फोर्स परपेंडिकुलर है, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा है और ध्यान से देखो तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो अब mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा तो हम बहुत समय से करते आ रहे थे, इसके कंपोनेंट्स को भी हम डिसाइड कर लेते हैं। ये थीटा अटैच्ड है तो ये कंपोनेंट mv स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा हो गया और ये कंपोनेंट ऑटोमेटिकली mv स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा हो गया। और जो n तीसरा फोर्स बचा ये ऑलरेडी इस स्लोप के इस रोड के परपेंडिकुलर है। तो अब सारे फोर्सेस हमने रिजॉल्व कर लिए और अब हमारे पास वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो या तो प्लेन के पैरेलल है या प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब अगर ये बैलेंस्ड है, ये कार सेफली टर्न कर रही है, ना तो नीचे स्लिप कर रही है ना ऊपर स्लिप कर रही है, तो क्या कंडीशन है? कंडीशन है कि mv स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा mg साइन थीटा को एग्जैक्टली बैलेंस करे। पर सोचो अगर वेलोसिटी ज़्यादा है, गाड़ी रफ्तार से टर्न पर घूम रही है, तो क्या ये कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? यस। और गाड़ी बाहर की ओर स्लिप करेगी, स्किड करेगी। दूसरी कंडीशन सोचो कि वेलोसिटी कम है रिक्वायर्ड वैल्यू से, यानी कार स्लो स्पीड से टर्न पर चल रही है, तो ये कमज़ोर पड़ जाएगा और mg साइन थीटा मजबूत हो जाएगा। mg साइन थीटा गाड़ी को नीचे स्लिप कराने की कोशिश करेगा। तो अब दो कंडीशन आ गई हमारे पास। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो गाड़ी बाहर की ओर स्किडिंग टेंडेंसी रखेगी, अगर वेलोसिटी कम है तो गाड़ी अंदर की ओर स्किडिंग टेंडेंसी, स्लिपिंग टेंडेंसी रखेगी। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है और गाड़ी बाहर स्लिप करना चाहती है तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की ओर लग जाएगा। अगर वेलोसिटी कम है और गाड़ी नीचे स्लिप करना चाहती है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की ओर लग जाएगा। तो दोनों केसेस को हमें एक एक करके देखना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कंडीशन लेते हैं कि अगर वेलोसिटी उसकी इक्विलिब्रियम वैल्यू से, ये इक्विलिब्रियम वैल्यू पिछले डिस्कशन में हमने कैलकुलेट की थी, याद होगा। तो अगर जो इक्विलिब्रियम वैल्यू है वेलोसिटी की, वेलोसिटी गाड़ी की उससे ज़्यादा है, तो गाड़ी ऑब्वियसली ऊपर की ओर स्लिप करना चाहेगी, और जब ऊपर स्लिप करना चाहेगी तो फ्रिक्शन नीचे की ओर लगेगा। तो अगर v अंडर रूट आर जी टेन थीटा से ज़्यादा है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा और कोशिश करेगा कि ये गाड़ी बाहर की ओर स्किड नहीं करने पाए। तो कंडीशन क्या होगी कि ये जो mv स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा है ना, ये फ्रिक्शन और mg साइन थीटा मिलकर इसको बैलेंस कर लेंगे तो गाड़ी सेफली घूम जाएगी टर्न पर। तो हमने इस कंडीशन को कैसे लिखा देखो। हमने इस कंडीशन को लिखा कि mv स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा या तो mg साइन थीटा प्लस f से छोटा हो या इक्वल हो, तो ये कार जो है बाहर की ओर स्लिप नहीं करेगी। अब इसको सॉल्व करा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो कि यहाँ आ चुका है पिक्चर में,
इसलिए कि वो गाड़ी को किसी भी हालत में स्लिप नहीं करने देना चाहता, और अगर ये मैक्सिमम होगा तभी हम वो हाईएस्ट वेलोसिटी पॉसिबल निकाल सकते हैं जिस पर कि ये बिना स्किड हुए घूम जाए टर्न पर। तो यहाँ पर f की वैल्यू हम क्या लेंगे, मैक्सिमम, म्यू इंटू एन। तो हमने कहा कि mv² अपॉन r cos थीटा शुड बी आइदर लेस देन और इक्वल टू mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल वैल्यू। अब फ्रिक्शनल वैल्यू को हमें क्या लेना है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू लेना है। अगर मैक्सिमम वैल्यू लेना है तो हमने कहा म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन का मतलब n इज़ बैलेंसिंग mv² अपॉन r sin थीटा प्लस mg cos थीटा। तो हमने n की जगह वो वैल्यू रख दी। अब m तो सबका चला गया, आपके पास बचा v² cos थीटा अपॉन r इज़ लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू। अब इसमें v² के इस टर्म को भी इधर ले आते हैं और फिर v² अपॉन r जो दोनों में है उसे कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने v² अपॉन r को कॉमन लिया, हमारे पास ब्रैकेट में अंदर ये बचा और इट शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। ठीक, अब v² को लेफ्ट पे छोड़कर बाकी सब राइट पर ले गए और फिर v को राइट साइड के टर्म्स को अंडर रूट किया तो हमें v² की जगह v की वैल्यू मिल गई। तो ये वो वेलोसिटी है, ध्यान से समझो, ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे कार टर्न पर सेफली घूम सकती है। और टर्न कैसा है, उस जगह पर रोड का स्लोप थीटा एंगल पर है और उस टर्न का रेडियस r है। इसमें कार या व्हीकल का मास कहीं नहीं है, मतलब सारे व्हीकल्स के लिए ये अपर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है। क्योंकि ये कौन सी वेलोसिटी है, व्हीकल जब ज़्यादा रफ्तार से टर्न पर चल रहा है, तो ये वो पॉसिबल वेलोसिटी है, हाई वेलोसिटी, जिस पर व्हीकल टर्न पर सेफली घूम सकता है बिना स्लिप हुए। किसकी मदद से, फ्रिक्शन और mg sin थीटा की मदद से। तो ये जो डेरिवेशन है ये इम्पॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल में ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत आराम से सवाल पूछा जाता है। रेंज बताओ स्पीड की, वेलोसिटी की, जबकि एक व्हीकल टर्न पर सेफली टर्न कर जाए, यानी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीड। तो आप इसको वीडियो पॉज करके ठीक से कॉपी कर लीजिए। और फिज़िक्स में बेटा डायग्राम्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। सारा खेल तो फोर्सेस का है ना। तो दिस इज़ योर मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल ओवर अ टर्न। सॉल्यूशन सिंपल है, कॉन्सेप्ट भी सिंपल है। और इंटरेस्टिंग भी है। अब हम लोग चलते हैं मिनिमम अलाउड वेलोसिटी। उससे धीमी रफ्तार से अगर व्हीकल टर्न पर घूमेगा तो व्हीकल नीचे स्लिप कर जाएगा। तो अब जो इक्विलिब्रियम वैल्यू थी v शुड बी इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा। अब वेलोसिटी इस इक्विलिब्रियम वैल्यू से अगर कम है तो कौन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, mg sin थीटा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये कार को नीचे स्लिप करके ले जाना चाहेगा। जैसे ही कार इसकी वजह से नीचे की ओर स्लिप करना चाहेगी, फ्रिक्शन ऑब्जेक्शन रेज करेगा और अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक स्ट्रगल करेगा कि कार नीचे स्लिप ना हो। तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा, स्लिपिंग टेंडेंसी के ऑपोजिट, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक ये स्ट्रगल करेगा कि ये कार को नीचे स्लिप नहीं होने दे। तो एक तो फ्रिक्शन अलोंग द रोड ऊपर की ओर लगेगा, और क्या लगेगा ऊपर की ओर, mv² अपॉन r cos थीटा, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट।
ये दोनों मिलकर mg sin थीटा को अगर बैलेंस कर ले जाते हैं तो कार सेफली टर्न कर जाएगी बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, साथ में ये जो n है जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू में आएगा, पिछली बार की तरह इस बार भी ये mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r sin थीटा के बराबर है। यानी एक ही चीज़ चेंज हुई है और वो है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है पिछले वाले केस से। एंगल्स का जो डिस्कशन हमने किया था सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो ये थीटा है अगर, तो ये एंगल हमारा थीटा आया था और इसके अलावा ये एंगल थीटा आया था। ठीक, तो अब हम लोग इससे इक्वेशन पर आ जाते हैं कि अगर mg sin थीटा स्ट्रॉन्गर हुआ तो व्हीकल नीचे स्लिप करने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन अपीयर होगा और कंडीशन क्या होगी कि mv स्क्वायर अपॉन r cos थीटा प्लस f मैक्स ये दोनों mg sin थीटा के या तो बराबर हों या छोटे हों तो कार नीचे स्लिप करने से बच जाएगी। ठीक है, तो देखो यही कंडीशन हमने यहाँ लगा दी कि ये या तो mg sin थीटा से के बराबर हो या mg sin थीटा से छोटे, नहीं बेटा छोटे होंगे तब तो mg sin थीटा खींच ही ले जाएगा नीचे। ये वैल्यू या तो mg sin थीटा के बराबर हो या mg sin थीटा से बड़ी हो तो ये कार सेफली घूम जाएगी। ठीक, तो अब हम लोग f मैक्स की जगह म्यू इंटू एन रख दें और फिर से पिछली बार की तरह m कैंसिल कर देते हैं। अगर m कैंसिल करके v स्क्वायर के टर्म्स को एक साथ रखें और बाकी सारे टर्म्स दूसरी तरफ ले जाएं तो कैलकुलेशन चेक करो। v स्क्वायर अपॉन r को कॉमन लेकर cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा ब्रैकेट में लेफ्ट साइड में बचेगा और राइट साइड में g साइन थीटा माइनस ये म्यू g cos थीटा आ जाएगा। अब v कैसे आएगा, पहले v स्क्वायर लेंगे, इस r को यहाँ ले जाएंगे और फिर इस टर्म को cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा को नीचे ले गए डिनोमिनेटर में और v स्क्वायर की वैल्यू की जगह v निकालना है तो अंडर रूट ऑफ दी राइट साइड एक्सप्रेशन। तो अब ये वो वैल्यू आ गई जिस वैल्यू से कम अगर वेलोसिटी हुई, इससे वेलोसिटी को ज़्यादा होना होगा फॉर द सेफ टर्न। दिस इज़ लोअर लिमिट ऑफ वेलोसिटी और जो पिछली बार कैलकुलेट की थी वो हायर लिमिट ऑफ वेलोसिटी थी। तो ये हमारा पूरा डिस्कशन हो गया बैंकिंग ऑफ रोड का और इस पर अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप कर नहीं सको अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइकिल या बाइक राइडर के टर्न पर सेंटर की ओर इंक्लाइंड हो जाने की, जो अपने आप से स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, उसकी वजह खोजेंगे और कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल्स भी करेंगे।